हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि वो क्या बना रहे थे, आयनिक बॉन्ड बना के आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे और आयनिक बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या फिर ऐसे बोल दूं कि मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ही है, मतलब मेटल्स को कैसे निकालने की क्रिया। ठीक है, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं और गैंग क्या होती है। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और सब्सटेंस। ठीक है, which are found in earth crust naturally। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में हमें नेचुरली मिले वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? जो अर्थ क्रस्ट में, जो कंपाउंड्स हमें अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिले उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ओर्स क्या होते हैं? अब देखो, कुछ मिनरल्स होते हैं, देखो सारे मिनरल्स में क्या होता है? मेटल होता है। ठीक है, सब में मेटल्स होते हैं, बट सबसे हम मेटल नहीं निकाल सकते हैं। जिससे हम मेटल निकाल सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? और बोलते हैं। ठीक है, minerals from which we can extract metal easily and cheaply, कि इजीली भी निकाल ले और कम से कम रुपए लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। अब गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? गैंग देखो, अब ये मेटल निकालेंगे हम इससे, और है जो ये। ठीक है, मिनरल के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? और भी जुड़ा हुआ है, और गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स मतलब इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज भी तो होगी कुछ तो उन इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे? गैंग पार्टिकल्स। ओर्स प्लस इम्प्योरिटीज क्या बनाती है? मिनरल बनाती है। ठीक है, और तो पता चल गया क्या होता है जिसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए, और इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग। ठीक है, इतना समझ में आया? ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब मेटलर्जी में देखो, हम पढ़ेंगे, तुम्हारी बुक में दिए हुए 3 स्टेप, लेकिन हम पढ़ेंगे 5 स्टेप कि कैसे हम मेटल निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? ग्राइंडिंग करेंगे ओर की, ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। सबसे पहले क्या करेंगे? उनको ग्राइंड करेंगे। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो कि तुम्हारी बुक में दे रखा है। ठीक है, थर्ड है कन्वर्जन करेंगे उसका, जो भी और है हमारे पास, जो भी इसके अंदर मेटल है उसका क्या करेंगे? उसका कन्वर्जन करेंगे किसमें?
कन्वर्जन टू ऑक्साइड, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। और फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, ये 5 स्टेप हमको पढ़ने हैं। अब देखो ग्राइंडिंग का मतलब क्या है कि जो भी ओर होगा हमारे पास वो किस फॉर्म में होता है, चट्टानों की फॉर्म में होगा। चट्टान मतलब पत्थर, ठीक है, पत्थर की फॉर्म में होगा, या स्टोन बोल दो, पत्थर, ठीक है, स्टोन की फॉर्म में होगा। उसको हम बड़े बड़े रोलर होते हैं उससे क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद में वो हो जाएगा बिल्कुल चूरा, चूरा तो नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे उसके, जो बड़ा था उसको छोटा कर लिया हमने। अब हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि जितनी इम्प्योरिटीज हम बिना किसी इन प्रोसेस के निकाल सकते हैं वो निकाल लें। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज कम हो जाएगी और की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये देखो, ये हम करते हैं 4 प्रोसेस से। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कौन सा है, हाइड्रोलिक सेपरेशन। क्या है, हाइड्रोलिक सेपरेशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हम लेते हैं एक प्लेन जिसके अंदर बने होते हैं इस टाइप का जिगजैग पाथ। ठीक है, अब हम लेंगे किसको, उस मिनरल को या ओर को लेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे, इसके ऊपर से हम डालेंगे पानी। ठीक है, पानी डालेंगे तो इसमें कंडीशन क्या है अब कि ओर एंड impurity have different density, कि या तो और हल्का हो या इम्प्योरिटी हल्की हो। ठीक है, तो जो भी चीज हल्की होगी वो तो नीचे जाके इधर कलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि मानो और इसमें भारी था, मतलब और की डेंसिटी ज्यादा थी, तो वो यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, और इम्प्योरिटीज यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। अगर इम्प्योरिटी की डेंसिटी ज्यादा है तो इम्प्योरिटीज यहाँ कलेक्ट होएगी और यहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको हम वैसे समझ सकते हैं कि जैसे तुम लोग गांव तो गए नहीं होगे मेरे हिसाब से कभी। हाँ, गांव में क्या करते हैं, जब हम गेहूं निकालते हैं, पेड़ों से जब गेहूं निकाले जाते हैं ना, तो उनका भी क्या किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है। वो कैसे करते हैं, वो भरते हैं एक बाल्टी में या किसी में भी और ऊपर से उसको गिराते हैं, तो जिस तरफ हवा चलती है उधर की तरफ सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती है। ठीक है, और नीचे नीचे केवल केवल गेहूं गेहूं इकट्ठा होता है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। हाँ, मैग्नेटिक सेपरेशन में देखो इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि या तो और इम्प्योरिटी वन ऑफ देम इज मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए दोनों में से एक चीज। ठीक है, दोनों में से एक चीज किसकी होनी चाहिए, मैग्नेटिक नेचर की होनी चाहिए, या तो इम्प्योरिटी हो चाहे और हो। अब हमने देखो यहां से डालना स्टार्ट किया। ठीक है, और को डाला हमने, यहाँ नीचे लगा दिया हमने एक प्लेट, तो क्या लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं 2 बीकर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो मैग्नेटिक नेचर का होगा वो इससे चिपक के चलेगा। ठीक है,
इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये घूमता जाएगा, जिसका भी मैग्नेटिक नेचर है वो यहाँ आके छूटने लगेगा और ये यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब जो इम्प्योरिटीज है या और है जो भी मैग्नेटिक नेचर का नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वो सीधा यहीं से गिरने लगेगा और वो यहाँ जाके कलेक्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको मेनली हम किसके लिए करते हैं, आयरन के लिए करते हैं। आयरन का जो और होता है ना Fe2O3, उसके लिए करते हैं। अब थर्ड है लीचिंग। चलो एक और है, एक पहले लिख देते हैं उसको। फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन में देखो अपन क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, वाटर और ऑयल का, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि इम्प्योरिटी या और वन ऑफ देम इज हाइड्रोफोबिक एंड अदर इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। कि एक तो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए और एक हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? फोबिक, फोबिया मतलब, फोबिक का मतलब समझ आ रहा है, फोबिया मतलब समझते हो ना, डर। हाइड्रो मतलब पानी, पानी से जिसको डर लगता हो, तो मानो कि इम्प्योरिटी को पानी से डर लगता है, ठीक है, तो वो पानी से दूर भागेगी, मतलब ऑयल में वो मिल जाएगी। या ऐसे बोल दूं कि और को पानी से प्यार है, तो पानी के पास जाएगा और पानी के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि इम्प्योरिटीज हाइड्रोफोबिक हो, नहीं हाइड्रोफिलिक हो, और हाइड्रोफोबिक हो, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे जाके बैठ जाएगी और है वो ऑयल के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस हम किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करते हैं? सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इधर लिख देता हूँ मैं, ऊपर के 2 पॉइंट्स मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे उधर मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों लिखी है। देखो, अब आता है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग एक प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें हम और की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, एक सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट क्या हो सकता है? एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, और को मिलाएंगे, ठीक है, और को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें मिलने वाला क्या है, देखो, जो ये सॉल्वेंट होगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, जो ये और है, या तो और या और इम्प्योरिटी, दोनों में से एक चीज किसमें, इसमें सोल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट में सोल्यूबल होनी चाहिए। अगर सोल्यूबल नहीं होगी, जैसे कोई मानो कि और सोल्यूबल है, तो उसको क्या करेंगे, वो इसके साथ सोल्यूबल है तो इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी। फिर इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था हमने, ये इस चैप्टर में पूरा का पूरा 9th चल रहा है, ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करते थे, एक फनल लेते थे, उसके अंदर क्या लगाते थे, फिल्टर पेपर लगाते थे, और हम ऊपर से कुछ सॉल्यूशन डालते थे इसमें, और नीचे सॉल्यूशन निकलता था और ऊपर ये जो भी इम्प्योरिटीज थी वो ऊपर ही रह जाती थी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। ये किसके लिए यूज होता है? एल्यूमिनियम ओर के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन टू ऑक्साइड पे।
ठीक है। कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अब देखो, कुछ ओर्स ऐसे होंगे हमारे पास कि उनके पास ऑक्सीजन पहले से ही होगी, कुछ ओर्स ऐसे होंगे जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि उसके पास ऑक्सीजन होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो ये, रुको 2 मिनट। मेरी वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हो तुम लोग, तो मैं वैसे धीरे ही पढ़ाता हूँ तुमको। ठीक है, अगर किसी बच्चे को धीरे लगता है तो 1.5x पे करके देखो। ठीक है, हाँ, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अब ये देखो, ये चीज हम करते हैं दो तरीके से। ठीक है, कंसंट्रेशन के हमने 4 तरीके पढ़े, अब इसके होते हैं 2 तरीके। अब देखो यहाँ हमें मिलेगा या तो कार्बोनेट और, ठीक है, या मिलेगा सल्फाइड और। ठीक है, सल्फाइड और कार्बोनेट, दोनों में से कुछ भी मिलेगा। सल्फाइड के पास देखो तुम्हें ओ नहीं दिख रहा, तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसमें ओ ऐड करना है हमें सल्फाइड के साथ। सल्फाइड, इसको एस को हटाना है, मतलब ये किसी के साथ जुड़ा होगा, सल्फाइड और है तो ये किसी ना किसी के साथ जुड़ा होगा, इसको हम हटाएंगे और इसके साथ क्या ऐड करेंगे, ओ ऐड करेंगे। अब इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्सीजन ऐड कहाँ से होगी, ऑक्सीजन ऐड कहाँ से होगी कि हम उसको हीट करें, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब नेचर में उसको हीट करें, और इसको नेचर में हीट नहीं करें। ठीक है, हीटिंग, तो यहाँ से क्या पता चला हमें, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने पिछले 2-3 चैप्टर में यही पढ़ा है, CaCO3। ठीक है, इसको डायरेक्टली हीट करते हैं, किस में कन्वर्ट होता है, ये CaO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, किसको, कैल्शियम को। ठीक है, अब इधर देखते हैं ये सल्फाइड और, इसका एग्जांपल ZnS। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्यों लिखी थी, ये जो है ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये हमें नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं। नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में मिल जाएंगे या किसी ऑक्साइड के साथ मिल जाएंगे, और हम इनको डायरेक्टली हीट करेंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मानो HgO मिला है हमें, ठीक है, या HgS मिला है, तो HgS को क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ये कन्वर्ट होगा HgO में। ठीक है, HgO में कन्वर्ट होगा, देन हम इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगा ये हीट करने पर ही। ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया, इधर हाफ भी लगा दो। ये जो लीस्ट रिएक्टिव है ये नेटिव स्टेट में भी मिल जाते हैं, और इनको हम डायरेक्टली हीट करेंगे तो ये खुद का ये मेटल जो है वो दे देते हैं। ठीक है, ये तीनों। अब आते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव, इनका रिडक्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिमूव कर दे ऑक्सीजन को। ठीक है,
उसके लिए हम क्या क्या लेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों लेंगे और अमोनिया भी लेंगे, ठीक है। क्या क्या लेंगे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, ये तीनों लेंगे। और ये जो होते हैं मतलब इनके ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, लेकिन इतने भी स्टेबल नहीं होते, इनके ऑक्साइड बिल्कुल स्टेबल नहीं होते। इनके ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है। तो इनको तोड़ने के लिए, इनका रिडक्शन करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इस चीज को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे हम कैल्सिनेशन। और हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको बोलेंगे रोस्टिंग, ठीक है। ये दो प्रोसेस हैं, कौन कौन से, कन्वर्जन टू ऑक्साइड करने के दो प्रोसेस है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग तो चलो दूसरा ऑप्शन है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कैल्सिनेशन और कार्बोनेट से सी सी आ रहा है तो सी सी से याद रह जाएगा तुम्हें। कैल्सिनेशन किससे, किसका होगा, कार्बोनेट और का होगा, ठीक है। अब इसको भी मिटा देते हैं, चलो इसको नहीं मिटाते हैं, इधर काम आ सकता है, ठीक है। अब देखो रिडक्शन टू मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, इनको देखते हैं, यही इस प्रोसेस से क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। देखो मैंने उस चीज का लीस्ट रिएक्टिव वाले का मैंने पहले ही बता दिया है कि इनको डायरेक्टली हीट करोगे तो ये खुद के मेटल्स दे देंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हीट करने पर ही। अब हम देखते हैं इधर इनका, ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, तो देखो Fe2O3 में रहेगा Fe का आयन, प्लस इसके साथ चाहे कार्बन दे दो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड दे दो, चाहे NH3 दे दो, ठीक है, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट दोगे और ये Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। PbO, इसके साथ चाहे तुम कार्बन दोगे तो भी ये Pb देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। PbO के साथ अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड दोगे तो भी ये Pb देगा और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें दे देगा, ठीक है। सेम टू सेम किसके साथ होगा, NH3 के साथ होगा। अब नीचे क्या है उसमें, Cu, Cu भी ठीक वैसे ही करेगा जैसे CuO, Cu प्लस CO, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अब ये CuO के साथ भी हम क्या ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब देखते हैं हम यहाँ पे बचा क्या, जिंक बचा, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को हटाओ, हाँ जिंक बचा, हाँ हाइड्रोजन तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो इसके साथ अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा Cu प्लस H2O, हाँ तो इसकी जगह एक और लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट H2, ठीक है। अब लेते हैं जिंक, ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड केवल और केवल कार्बन के साथ रिड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 और H2, ये तीनों यहाँ काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये किससे रिड्यूस होगा, केवल और केवल कार्बन से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, Zn प्लस CO, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। अब बचा है हमारे पास लास्ट, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स है और उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इसको, और ये जो हमने लास्ट में क्या पढ़ा है,
लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक और बचा है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मान लो चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस मान लो, दोनों प्रोसेस एक ही है। फर्स्ट देखो इन सब का तो इन सबको भी इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, बट इनका बाद में करते हैं हम, बिकॉज इनको हम पहले बहुत ज़्यादा प्योरीफाई कर लेते हैं। इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज बच जाती है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम क्या लास्ट में रिफाइनिंग करते हैं। बट जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स पहले ही स्टेबल हैं, तो ये इनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में देखो क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर होता है, देखो हम एक लेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, हम्म, ठीक है, रुको दूसरा मार्कर लेता हूँ। हाँ ये क्या होगा, कैथोड, ये होगा एनोड। ठीक है, एनोड किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ, और कैथोड किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, अब ये जो होता है कैथोड, ये इम्प्योर मेटल का होगा। ठीक है, इम्प्योर मेटल कहाँ से आया, जो कि हम इतनी देर से रिफाइन कर रहे थे, वो ले लो, चाहे ऊपर वाले जो जिनके ऑक्साइड्स कन्वर्ट नहीं हो रहे वो ले लो। ठीक है, इम्प्योर मेटल लेंगे। ये क्या होता है, ये प्योर मेटल का होता है। अब ये प्योर मेटल कहाँ से आया, जो कि हमने पहले से ही सेपरेट करके रख रखा था, वो प्योर मेटल है ये, जिसकी हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया। ठीक है, यहाँ हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो पहले हम इसको समझते हैं, Zl ले लो चाहे Cu ले लो। ठीक है, ठीक है, पहले Zl ले लेते हैं। ठीक है, Zn का ऑक्साइड या फिर Zn सिंगल ले लो, बिकॉज Zn को हमने ऑक्साइड से अलग कर दिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी है, तो हमने कैथोड किसका बनाया, Zn का, और एनोड में क्या है, प्योर Zn है। अब ये जो Zn है वो क्या करेगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और +2 की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा खुद के यहाँ पे और यहाँ कूद जाएगा, और ये किसका है, ZnSO4, उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होना चाहिए जो हमारे पास मेटल है। ठीक है, ZnSO4 का हमने सोल्यूशन ले लिया, ये क्या करेगा, ये इधर कूदेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Zn इधर आ गया Zn+2 की फॉर्म में। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काई में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, ये चीज मैंने बता रखी। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, इधर से मूव करते हुए इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आ गए इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये Zn की क्या टेंडेंसी होगी कि ये जल्दी से जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि ये खुद की Zn वाली फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो ये जल्दी से भागेगा इसकी तरफ और इसके साथ चिपक जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट किस में होगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये जो कैथोड है उससे Zn छूटता जाएगा और एनोड पे जाके जमता जाएगा। धीरे धीरे ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और ये वाली प्लेट थिक हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे करते हैं हम क्या,
इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, अब दूसरी तरफ ले लेते हैं हम क्या, इनमें से जैसे मान लेते हैं हम सी ए ले लेते हैं, सी ए भी +2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सी ए ओ था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सी ए +2 में कन्वर्ट होगा और वो नीचे कूदेगा और फिर ये इधर की तरफ जाके सी ए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ठीक प्रोसेस, यही प्रोसेस इधर की तरफ होता जाएगा और ये हम कैल्शियम को अलग कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो बस इतना समझ में आ गया तो बहुत है। ठीक, सारे के सारे ऐसे ही होते जाएंगे। ये NaCl को भी हम, जैसे NaCl होगा तो उसको भी हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे कि Na एक तरफ जाएगा, Cl एक तरफ जाके जुड़ जाएगा। जो पॉजिटिव है उसकी तरफ क्या जाएगा, Cl- जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर क्या आएगा, Na+ चार्ज आएगा, वो इधर आके जुड़ जाएगा। अब जैसे मैंने लिया था अभी CaO, तो Ca तो इसके साथ कूद जाएगा Ca+2 में और इधर आके जुड़ेगा, बिकॉज ये नेगेटिव है, नेगेटिव के पास क्या जाएगा, पॉजिटिव। जो ऑक्साइड है वो इसके पास ही रहेगा, जो ऑक्सीजन है वो इसके पास जाके जुड़ेगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम ये सारे के सारे इससे प्योरीफाई भी कर सकते हैं और इनका रिडक्शन भी इसी से करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ वी विल start our exercise question tomorrow. Okay, bye.